नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो सोशल साइंस का हमारे पास एक सैम्पल पेपर है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसानी से हम लोग इन पेपर्स को, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म किसको बोला जाता है? तो फ्रेंच रिवोल्यूशन को बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु पॉपुलराइज्ड मजूरका इन पोलैंड। तो मजूरका किसने पॉपुलर बनाया था मजूरका को पोलैंड में, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करोल कुरपिंस्की। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। तो यंग इटली का फॉर्मेशन किसने किया था? तो यंग इटली का फॉर्मेशन किया था गिसेस्पी मजीनी ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जॉल्वरीन। तो जॉल्वरीन के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग सीधे सही पे आते हैं। तो इट वॉज क्रिएटेड टू एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। तो टैरिफ बैरियर को एबॉलिश करने के लिए जॉल्वरीन बनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ रिसोर्स अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है, विच टाइप ऑफ रिसोर्स अकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, या जियोलॉजिकल टाइम बहुत लंबे जियोलॉजिकल टाइम में जो रिसोर्स अकर करता है, दैट रिसोर्स इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ रिसोर्स। तो दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, इनको रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल फैक्टर टू डिटरमाइन लैंड यूज़। तो इनमें से कौन सा फिजिकल फैक्टर नहीं है लैंड यूज़ को डिटरमाइन करने के लिए, आपको बताना है। तो क्लाइमेट कंडीशन है, सॉइल टाइप भी होता है, टोपोग्राफी भी होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कोई भी फिजिकल फैक्टर नहीं है जिससे हम लोग लैंड यूज़ को डिटरमाइन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन नंबर 7, द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन को एडवोकेट कब किया था क्लब ऑफ रोम ने, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ये किया था 1968 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में क्या कहा गया है? रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज आर कॉल्ड। तो देखिए ऐसे कुछ रिसोर्सेज जो किसी रीजन में पाए तो जाते हैं लेकिन अभी तक उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है, तो ऐसे रिसोर्स को कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे लद्दाख में बात करी जाए तो लद्दाख में हमारे यहाँ न्यूक्लियर फ्यूल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे यूरेनियम है, लेकिन उसको अभी भी यूटिलाइज नहीं किया गया, तो दैट इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया। व्हेन श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री। तो आपको बताना है श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री किस ईयर में इमर्ज मतलब बनी थी। तो ये बनी थी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया। बिटवीन 1970 एंड 1993। तो 1970 और 1993 के बीच में हाउ मेनी टाइम्स द बेल्जियन अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। तो देखिए बेल्जियम में पूछा गया कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में 1970 से 1993 के बीच में, जिससे सारे लोग पीसफुली साथ में रह सकें। ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 4 टाइम्स, 4 बार ऐसा अमेंडमेंट हुआ है बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहा गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स क्या होना चाहिए। तो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो होने चाहिए बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो बराबर के होने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहे हैं। इन श्रीलंका देयर आर अबाउट -% क्रिश्चियंस। तो कितने परसेंट क्रिश्चियंस हैं श्रीलंका में? हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। तो तमिल और सिन्हाला दो आपको पता होगा कम्युनिटीज श्रीलंका में प्रेजेंट है। तो आपको बताना है कितने परसेंट क्रिश्चियंस हैं जो कि तमिल भी हैं और साथ ही साथ सिन्हाल भी हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। इन डीलिंग विद पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के बारे में थोड़ी सी बात हो रही है। इसमें देखिए क्या कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये आपको नॉट को फोकस करना है। पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर 13 में। फर्स्ट कहा गया पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, ये करेक्ट है। सेकंड कहा गया इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हो गए। नेक्स्ट में कहा गया इन अ डेमोक्रेसी ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, ये भी ऑप्शन सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन पूछा क्या गया था कौन सा सही नहीं है। डी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। इन अ डेमोक्रेसी द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड इन्फोर्स देम। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया विच ऑफ दीज डज नॉट रिप्रेजेंट पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग इसमें कौन रिप्रेजेंट नहीं करता क्वेश्चन नंबर 14 में, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे आपको फॉर्म्स दिए गए हैं पावर शेयरिंग के, जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिया गया है, ये होता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है बेल्जियम में, वन पार्टी सिस्टम इन चाइना, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट पावर शेयरिंग। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में देखिए क्या कह रहे हैं, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय डैश ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो कौन सा लेवल गवर्नमेंट का जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसको चेंज नहीं कर सकता। तो दोनों के दोनों जो लेवल्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों लेवल्स कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप से चेंज नहीं कर सकते, यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें कहा गया द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट रेज द रिसोर्स टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सेंटर है और जो स्टेट है, ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि जो सेंट्रल और स्टेट होते हैं वो रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करते हैं, और क्यों इंक्रीज़ करते हैं, रिक्वायरमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन की होती है वो कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। तो ऐसा क्यों करते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब ऐसा किससे करते हैं, तो टैक्स लेके ये चीज़ करते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया जाता है, जब कैश ज़्यादा आता है तो कभी कभी उसको कम भी कर देते हैं। ये सब एक पॉलिटिकल इशू है, इसके चक्कर में आप लोग ना पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बताना है कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट में कहा गया फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ कंट्री। तो बिल्कुल सही है, जैसे इंडिया में फेडरलिज्म है तो बिल्कुल सही बात कही गई है कि एक ऐसा गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर सेंटर में होती है और साथ ही साथ स्टेट्स में भी होती है, ये कहें कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट में होती है, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट में कहा गया फेडरेशन हैज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये तो बिल्कुल ही गलत है, फेडरेशन का कभी भी एक लेवल गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में देखिए क्या कहा गया, वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री दैट इज़ यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जैसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी जाए तो कुछ ऐसे नेशनल इंटरेस्ट होते हैं जिसपे जो भी नियम कानून बनते हैं वो कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो ये बात सही है, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक पार्ट है। डी ऑप्शन में कहा गया द अदर्स आर गवर्नमेंट एट लेवल्स ऑफ प्रोविंसर और स्टेट्स दैट लुक्ड आफ्टर मच डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ स्टेट। ये भी बात सही है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हमारे यहाँ करती है। इसमें बी ऑप्शन गलत है, बाकी सबके सब ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो देखिए 18 क्या कह रहा है, 18 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल गोल फॉर लैंडलेस रूरल लेबरर्स। तो देखिए लैंडलेस हैं, रूरल हैं, गांव में रहते हैं, और लेबर्स हैं, अब उनके बारे में बताना है कौन सा उनका डेवलपमेंटल गोल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर फर्स्ट देखा जाए मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ये बिल्कुल डेवलपमेंटल इनका गोल होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया लोकल स्कूल इज़ अवेलेबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, ये भी सही है। ठीक है, सस्ता स्कूल होना चाहिए, पास में अवेलेबल होना चाहिए, जिससे वो लोग अपने बच्चों को आसानी से स्कूल में भेज सकें और वो भी पढ़ाई कर सकें। थर्ड में कहा गया देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, तो ये तीनों ज़रूरी हैं। लेकिन फोर्थ देखिए कहा गया दे कैन नॉट बिकम लीडर्स इन देयर विलेज। ठीक है, दे कैन नॉट बिकम लीडर्स इन देयर विलेज, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेवलपमेंटल गोल्स लैंडलेस रूरल लेबर्स के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम आपको पता होगा क्या होता है, हर प्रति व्यक्ति आय इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसका अगर ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर देखा जाए तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठेगा, एन इंडिकेटर टू शो द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन अ कंट्री। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में क्या कहा गया, जीडीपी इज़ द वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो क्या प्रोड्यूस होगा पर्टिकुलर ईयर में, किसकी वैल्यू होती है जीडीपी में, ये आपको बताना है। तो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करिएगी, यहाँ पे फाइनल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिएगा। अगर आपने सिर्फ गुड और सर्विसेज लगा दिया, जीडीपी इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम फिर से आपको फोकस कर रहे हैं, इस टर्म पे आप लोग फोकस जरूर करिएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 21 देखेंगे। तो देखिए इसमें कहा गया व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखिए फर्स्ट दिया गया लिटरेट पॉपुलेशन इन 7, बिल्कुल गलत है, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड में कहा गया द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर
एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिविंग चिल्ड्रन, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन दी गई है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द बेसिक रीजन ऑफ कंसीडरिंग इंडियन इकॉनमी एज अंडर डेवलप्ड इकॉनमी इज, तो इंडियन इकॉनमी को अंडर डेवलप्ड इकॉनमी क्यों कहा जाएगा ये आपको बताना है। तो वाइड स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी सही है, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये भी सही है, हाई इनकम इनइक्वालिटीज़ है ये भी सही है। आपको पता होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ये भी कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड इकॉनमी का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के टाइम की बात हो रही है, 76% ऑफ पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ 1947 की बात करी गई है कि हमारा देश जो था 76% अप्रॉक्सीमेटली जो पीपल थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। लेकिन आज, मतलब आज की बात तो नहीं हो रही है, आज से 10 साल पहले की बात हो रही है, 2009 से 2010 के बीच में पूछा गया है ये डिपेंडेंसी कितनी हो गई अप्रॉक्सीमेटली, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50% पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है और लेटेस्ट डाटा के लिए आप लोग गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं कि इस समय कितना है। नेक्स्ट 24th में कहा गया, एज डेवलपमेंट ऑफ कंट्री टेक्स प्लेस शेयर ऑफ विच सेक्टर राइजेस। देखिए, जब किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो कौन से सेक्टर का शेयर राइज होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है। तो जब भी डेवलपमेंट होता है तो प्राइमरी सेक्टर तो राइज नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी जो होता है ये बहुत ज़्यादा राइज करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेक्शन बी पे आएंगे। सेक्शन बी का देखिए 25th क्वेश्चन है, इसमें कहा गया, इन द गिवन पिक्चर, देखिए एक पिक्चर दी गई है ऑफ सेरोटोपियन विजन द सेंट एंजल एंड क्राइस्ट सिम्बोलाइज। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ सिम्बलाइज करी गई है, क्या चीज़ सिम्बलाइज करी गई है आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इक्वालिटी अमंग द पीपल, फ्रैटर्निटी अमंग द नेशन, फ्रीडम ऑफ नेशन, और तीसरा दिया है रिसेंटमेंट अगेंस्ट नेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रैटर्निटी अमंग नेशंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा इस फिगर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी। तो देखिए, अब एक पर्सनैलिटी है, उनके बारे में बहुत सारी बातें दी गई हैं, आपको बताना है ये पर्सनैलिटी कौन सी हैं, ठीक है, कौन है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, पियर एंड पॉलिटिशियन। सेकंड कहा गया, ही ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन अ वॉर। ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824 में इनकी डेथ भी हो गई थी फीवर से। ही फॉट ऑन बिहाफ ऑफ ग्रीक्स अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर। तो ये कौन है, ये है लॉर्ड ब्रायन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, आइडेंटिफाई द सेक्टर। तो देखिए यहाँ पे कई सारे प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं किसी सेक्टर के बारे में, आपको बताना है ये कौन सा सेक्टर है। तो देखिए, फर्स्ट कहा गया, इट प्रोवाइड्स वेरियस थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है। रीजनेबल प्राइस पे प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे सेक्टर को क्या कहा जाएगा, पब्लिक सेक्टर कहा जाएगा। तो आप सीधे सीधे इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, आइडेंटिफाइड द काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके कई सारे प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, आपसे पूछा गया है ये कौन सा प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। जैसे पहला दिया, इट इज़ प्रिवेलिंग ओनली इन 25 कंट्रीज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूएसए इज़ नोन फॉर द ओल्डेस्ट कंट्री रनिंग दिस सिस्टम सक्सेसफुली। अब देखिए कौन सा सिस्टम है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात हो रही है फेडरलिज्म की, ठीक है। तो फेडरलिज्म इज़ द करेक्ट आंसर, तो 28 का आंसर हो जाएगा फेडरलिज्म। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए, ये इसके ऑप्शंस थे, यूनिटरी, फेडरलिज्म, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है फेडरलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मैच द कॉलम बोला गया, मैच द कॉलम में आए थे, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर बड़ा करके ही देखें तो देखिए यहाँ बात करी गई, सबसे पहले गिसेस्पी मजीनी की बात करी गई है, ठीक है। गिसेस्पी मजीनी को सबसे पहले मैच करना है, तो गिसेस्पी मजीनी को हम लोग कहाँ से मैच कर देंगे, तो ये 2 से मैच होएगा, रिवोल्यूशनरी हु ट्राइड टू यूनिफाई इटली, ठीक है। इसके बाद किंग विक्टर इमैनुअल की बात करी गई है, तो ये हो जाएंगे रूलर ऑफ इटली, इटालियन प्रिंसली हाउस, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं, चीफ मिनिस्टर काउंट कैवर की बात करी गई है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद द फ्रांस ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। तो 1859 में इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया था फ्रांस की मदद से। और लास्ट बचे गिसेस्पी गैरीबाल्डी। गिसेस्पी गैरीबाल्डी का क्या है, तो 3 से मैच होएंगे, लेड एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स टू रोम टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टिकल टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली द पपाल स्टेट वेयर अ फ्रेंच गैरिसन वॉज स्टेशन। तो ये गिसेस्पी गैरीबाल्डी के बारे में बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 30th है, इसमें कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रेंच रिवोल्यूशन आर
करेक्ट। तो आर बोला गया मतलब एक से ज़्यादा करेक्ट है। तो फर्स्ट दिया गया आफ्टर द एंड ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन इट वॉज प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड हेंस फोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। सेकंड में कहा गया फ्रांस विल हैव अ मोनार्की एंड विल बी हेडेड बाय मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, गलत है। नेक्स्ट दिया गया सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विल बी पुट इन प्लेस टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, ये भी ऑप्शन सही है फ्रेंच रिवोल्यूशन को लेके। ठीक है, तो 1 और 3 सही हो गया। फोर्थ देख लीजिए, इसमें कहा गया इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्रांस, ये गलत है, ये तो बंद हो गया था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें 1 और 3 ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 1 एंड 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है 31 में। तो देखिए फर्स्ट दिया गया एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ नेशनल इनकम एंड एंगेजेस मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयज अराउंड 34% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन, 30 सर्विस सेक्टर बारे में बात बिल्कुल सही कही गई है। नेक्स्ट में कहा गया इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर लेस देन 10% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन, है गलत है। और लास्ट ऑप्शन देख लिए, लास्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है, लास्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है, सिर्फ इसमें बी ऑप्शन सही था, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देंगे। ठीक है, 34% जो है वो सर्विस सेक्टर में है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ना होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, देखिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में बात हो रही है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में बात हो रही है। आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको दोनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, उसमें देखिए क्या कहा गया, अ लार्ज कंट्री डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में कहा गया द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विसे वाइस स्टेट्स, ये भी सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट से। और थर्ड में क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर्स, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें तीनों के तीनों ही सही है, इसका मतलब ए बी सी ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अक्सर बच्चों से आजकल गलती हो रही है। इसमें देखिए क्या कहा गया, मोस्ट कंजर्वेटिव डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज, सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और रीज़न भी देखिए उसके आगे बढ़ा दिया गया, दे रियलाइज्ड दैट मॉडर्नाइजेशन कुड वीकेंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रीज़न में ही कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन छुपा हुआ है असर्शन का, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34 देखिए, 34 में क्या कहा गया, एक और असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, एल्यूवियल सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ पैडी वीट सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन में ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट में कहा गया एल्यूवियल सॉइल इज़ वेल नोन फॉर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, और इसी वजह से ऐसा होता है कि यहाँ पर इतने सारे मतलब फसल जो होती है वो आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि एल्यूवियल सॉइल मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, इसमें देखिए कहा गया ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वोग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसमें बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार में है। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट कहा गया ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन यूजिंग हाई डोजेज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ये गलत है, हाई डोजेज दे के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ी ना होता है, ये गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 36 है, असर्शन देखिए क्या कहा गया, इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन हैज़ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, आपको पता होगा कि हर एक इंसान के पास वॉइस है, जिससे वो पब्लिक पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात कर सकता है। सही बात है, असर्शन इज करेक्ट। इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम, ये भी सही है, लेकिन कहीं भी रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, दैट असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, लेकिन रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखिए, 37 क्या कह रहा है, 37 कह रहा है पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट एंड इट इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, क्या इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कहा गया लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल एंड इट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड दी सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए लोकल लेवल पे लेके आ गए हम लोग, जो गवर्नमेंट थी उसको कहाँ लेके आ गए, लोकल गवर्नमेंट पे, और जो रीज़न भी है वो भी कहीं ना कहीं यही बात कह रहा है सेंट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो असर्शन भी सही हो जाएगा, रीज़न भी सही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसमें कहा गया द एवरेज इनकम ऑफ कंट्री इज अबाउट $12,056।
ठीक है। तो एवरेज इनकम जो है कंट्री की वो कितनी है, 12,056 है। ये क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया, बिल्कुल सही है। द इनकम लेवल्स आर हाईली स्क्यूड फॉर द कंट्री, ये भी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि असर्शन भी सही था, रीज़न भी सही था और जो एक्सप्लेनेशन था वो भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द टेबल विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुई थी वो किस ईयर में हुई थी, तो 1992 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी, ये भी सही है। रियो डी जेनेरियो आपको पता होगा ब्राज़ील में है। और साथ ही साथ एम क्या था इसका, तो एम था एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि जो अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो की वो कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी, जून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देख लीजिए, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको दिए गए हैं, आपको करेक्ट सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो 40th में अगर देखें तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, रॉ मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड टू द फैक्ट्री, सबसे पहले 3 आ जाएगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल पहुँचेगा फैक्ट्री में। उसके बाद क्या हो गया, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन दी फैक्ट्री, प्रोसेसिंग होगी रॉ मटेरियल की, ये भी सही है। नेक्स्ट में देखेंगे फाइनल प्रोडक्ट पैक्ड एंड लोड इनटू कैरियर्स, प्रोडक्ट बन जाएगा और साथ ही साथ उसको लोड कर दिया जाएगा कैरियर्स में। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, कैरियर्स टेक द प्रोडक्ट टू दी मार्केट। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। यही क्रोनोलॉजी होती है कोई भी फिनिश्ड गुड को आगे पहुंचाने में, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनने में और फिनिश्ड गुड को मार्केट में पहुंचने में। नेक्स्ट में कहा गया अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन सॉइल प्रोफाइल। तो देखिए यहाँ पे कुछ सॉइल प्रोफाइल के बारे में बात करी गई है। तो टॉप टू बॉटम सबसे ऊपर क्या होगा, टॉप सॉइल होगा। ठीक है, टॉप सॉइल के बाद सब सॉइल हो जाता है। सब सॉइल वाला देखिए कहाँ पर है, सब सॉइल वाला 4 में है। तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, फिर देखें उसके बाद अगर देखा जाए तो अनवेदर्ड पेरेंट रॉक आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। और लास्ट में देखा जाए तो सब स्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। तो 3 4 2 1 इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दी गई है, टेबल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जीडीपी दिया है रुपीज़ में, करोड़ में। ठीक है, बाय द 3 सेक्टर्स, जैसे 2000 है, 2000 ईयर 2000 में प्राइमरी सेक्टर में इतना जीडीपी आया। ठीक है, 2013 में इतना आया, सेकेंडरी से इतना आया और इसमें 2013 में इतना आया, टर्शरी से इतना आया और टर्शरी से इतना आया 2013 में। आपसे पूछा गया है कंक्लूजन क्या मिल रहा है इस टेबल से, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर देखा जाए इन 2000 द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज 22.22%। तो अब इसको देखिए, आप लोग को मैथमेटिक्स थोड़ी सी आती होगी, मैथमेटिक्स के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसका आंसर बता देते हैं आपको, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप टोटल को जो भी आपका जैसे प्राइमरी सेक्टर में आपको निकालना है तो प्राइमरी सेक्टर को टोटल से डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास प्राइमरी सेक्टर का शेयर आ जाएगा। इस तरीके से अलग अलग शेयर आ जाएंगे। अब 2000 का है तो 2000 में आप डिवाइड करिएगा टोटल इन तीनों के सम को। अगर 2013 में निकालना है प्राइमरी शेयर कितना था तो इसको आप डिवाइड कर देंगे इन तीनों के सम से। ठीक है, तो इस तरीके से आप करिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, मतलब सारे के सारे इसके ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखिए, 43 में क्या कहा गया। इसमें देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री, द एवरेज पर कैपिटा इनकम इज 5000। ठीक है, तो एवरेज जो दिया गया वो कितना है, 5000 है। ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट फैमिली की इनकम कितनी है, 4000 है, प्लस सेकेंड फैमिली की इनकम कितनी है, 7000 है, थर्ड फैमिली की इनकम कितनी है, 3000 है, और फोर्थ फैमिली की इनकम पूछी गई है। फोर्थ फैमिली की इनकम आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। तो प्लस एक्स अपॉन क्या कर देंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज 4 हैं, आप इसको इधर भेज दिए 20,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 14, 20 में 14 गया 6000 इसका आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ फैमिली की इनकम क्या हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछा गया कौन सा है, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन हाफ ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, आधे से ज़्यादा जो जीडीपी है भारत का वो कहाँ से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। द स्कोप ऑफ अट्रैक्टिंग टूरिस्ट इज लिमिटेड एज देयर इज हार्डली एनी प्लेस, बिल्कुल गलत है। बहुत सारे प्लेसेस हैं टूरिज्म के भारत में, ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। एज द इकॉनमी ग्रोज फर्स्ट सर्विस सेक्टर ग्रोज एंड देन एग्रीकल्चर एंड देन इंडस्ट्रियल ग्रोज, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 44th का है ऑप्शन नंबर ए। 45 देखिए, 45 में क्या कहा गया, विच इज़ नॉट करेक्ट रीज़न
to lead the tension between Dutch speaking people in Belgium in 1950 to 1960s। 1950 to 1960s में जो डच और जो बेल्जियन जो भी लोग थे, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ थी, वहाँ पे जितने भी क्लैशेस हुए हैं, जो भी दिक्कतें आई हैं, टेंशन्स आए हैं, उनमें से पूछा गया कौन सा इसमें एक रीज़न नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में कहा गया द प्राइमरी कॉज विच लेड टू द टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वाज इकोनॉमिक इक्वालिटी। बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी थी जिसकी वजह से टेंशन्स हो रही थी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। नेक्स्ट में कहा गया डच स्पीकिंग पीपल वर इन मेजॉरिटी एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वर इन माइनॉरिटी। ये भी बात सही है। ठीक है, तो जो हम लोग बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पे डच जो थे, ठीक है, वो मेजॉरिटी में थे और फ्रेंच जो थे वो थे किसमें, माइनॉरिटी में। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। नेक्स्ट में कहा गया द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वर पुअर। ये गलत है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल पुअर नहीं थे। एंड नॉट पावरफुल बाय द डच स्पीकिंग पीपल, ये गलत है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इसका अपोजिट भी सही हो सकता है, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया द डिस्पैरिटी वॉज अ रिजल्ट ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ डच स्पीकिंग इन द कैपिटल एंड मेजॉरिटी इन द कंट्री। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा गलत है आपको बताना है, तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 46 देखिए व्हाट वाज द की चेंज मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम। तो क्या चेंज हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम में, कौन सा एक इंपॉर्टेंट की चेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम में, पूछा गया आपसे। तो फर्स्ट दिया गया टू रिड्यूस द पावर ऑफ रीजनल गवर्नमेंट। गलत है, रीजनल गवर्नमेंट की पावर नहीं कम करी गई थी। किसकी पावर कम करी गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कम कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। तो 47 क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी या सोर्स बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये पैराग्राफ देख लीजिए। एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, इस पैराग्राफ पे हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा गया, वेयर वॉज द टेक्सटाइल प्रोडक्शन मेनली कैरीड आउट एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन कहाँ पे कैरी आउट किया जाता था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी उस समय के इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में, आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ए ऑप्शन देखिए, इसमें कहा गया द टेक्सटाइल प्रोडक्शन वॉज कैरीड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वाज ओनली पार्शली मैकेनाइज्ड। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द टाइम ऑफ ग्रेट हार्डशिप इन यूरोप। ठीक है, तो यूरोप में जो ग्रेट हार्डशिप आई वो किस ईयर में आई, आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन इसका सही है, इन 1830s वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो इकोनॉमिक हार्डशिप यूरोप में कब आई है, 1830s में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखेंगे। तो 49 में देखिए क्या कहा गया है, व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ था आपको बताना है। पहला दिया गया था फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी सॉ एन एनॉर्मस डाउनफॉल इन इकोनॉमी ऑल ओवर द यूरोप। ठीक है, क्या ये चीज़ सही है, तो एक गलत है। नेक्स्ट में कहा गया था फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी सॉ एन एनॉर्मस डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी सॉ एन एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप, ये आपका ऑप्शन सही है। तो 49 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50th है। 50th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। तो वाइड जो पॉपुलिज्म बहुत ज़्यादा फैल गया था वो किस वजह से फैला है, आपको बताना है। द राइज ऑफ फूड प्राइजेस और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड दी कंट्री। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वही आपका सही है। ठीक है, तो पॉवर्टी या पॉपुलिज्म की बात अगर करी जाए तो उसका आने का कारण क्या था, फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, हार्वेस्ट बैड हुआ था, इसी वजह से पॉवर्टी या पॉपुलिज्म कंट्री में या टाउन में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, डैश वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो कौन से किस ईयर्स की बातें हो रही हैं यहाँ पर। 51 क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था, क्वेश्चन देखा था अभी हम लोग ने, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1830s की यहाँ पर बात हो रही है। Who was forced to flee in year 1848। तो 1848 में कौन भाग गया था ये आपको बताना है किस इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है, दैट इज लुइस फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग इस केस को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, केस को हम लोग पूरा दिखा दे रहे हैं, केस के बाद अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन ये केस है, अभी भी केस चल रहा था आपका। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड से कौन रिलेटेड है, तो मिल्क से रिलेटेड है, और मिल्क किससे रिलेटेड है, वाइट रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। 53 का ऑप्शन है क्वेश्चन ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। अब इससे आप लोग दो बातें याद रखिएगा, इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर अगर पूछे जाएँ तो MS स्वामीनाथन है, और अगर वर्ल्ड के ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर पूछे जाएँ तो नॉर्मन बोरलॉ हैं। ठीक है, तो दोनों बातें आप लोग को याद होनी चाहिए। 54th क्वेश्चन में देखा अब पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव क्या था ग्रीन रिवोल्यूशन का। तो इसका मेन जो पर्पस था वो क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना।
और इसी में याद रखिएगा HYV सीड्स का भी डेवलपमेंट हुआ था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का भी डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। तो कौन सा मेजर गवर्नमेंट ने अप्लाई नहीं किया है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, सही है, इसको किया है, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग भी किया है, क्रॉप इंश्योरेंस भी किया है। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका गलत है। 56 में देखिए क्या कहा गया, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होते हैं ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 56 में। तो फर्स्ट कहा गया चेंजेस ब्रॉट बाय स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, गलत है। चेंजेस ब्रॉट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, ये भी गलत है। चेंजेस ब्रॉट बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, ये सही है आपका, इसी को कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग इनटू बिगर वन इज कॉल्ड, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ 1980s एंड 1990s। तो 1980s और 1990s में जो कॉम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था, तो उनमें से कौन सी स्कीम इसमें से रिलेटेड नहीं थी, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड था, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम भी थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं था, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स भी थी। तो इसमें 1 बी ए बी और डी था, कौन नहीं था पूछा गया था, तो कौन नहीं था, मिनिमम MSP नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, 59 क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपसे 2 मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैप देखिए, इंडिया का मैप दिया गया है और इसमें पूछा गया है जो रीजन ए और बी है उसमें आपको बताना है कौन सी सॉइल है, ठीक है। तो देखिए, ए रीजन यहाँ पे दिया गया है इस तरफ और बी रीजन आपका इस तरफ दिया गया है लेफ्ट साइड पे, मतलब वेस्ट साइड पे, और ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे दिया गया है, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो ए जो है ये आपका एल्यूवियल सॉइल है, और साथ ही साथ अगर बी की बात करी जाए तो इस पार्ट में कौन सा सॉइल प्रेजेंट है, लेटराइट सॉइल प्रेजेंट है। तो ये आप याद रखिएगा दोनों चीज़ें, ठीक है। तो इसमें ए में हो जाएगा एल्यूवियल और बी में हो जाएगा लेटराइट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, इसमें भी देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई विच पेयर ऑफ स्टेट शेडेड गिवन मैप ऑफ इंडिया विच इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट कौन सा है मैप से देख के, ठीक है। तो यहाँ पे मैप आप लोग देख सकते हैं, जो ये जो एरिया इन लोगों ने मार्क किया है इसके बारे में बताया गया है कि मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है। अब जिसको मैप थोड़ा सा पता है वो समझ सकता है कि यहाँ पे तमिलनाडु और केरला तो नहीं हो सकता है, तो साउथ के स्टेट्स हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल बिहार भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स हैं, ईस्ट के स्टेट्स हैं। राजस्थान और दिल्ली भी नहीं हो सकता, राजस्थान ये आपका हो गया, ठीक है, दिल्ली भी ये नहीं है, ठीक है। और अगर बात करी जाए चौथे की, चौथा आपके पास है हरियाणा और पंजाब, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राइस के प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ये 60 क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोगों ने आधे घंटे में डिस्कस किए, और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बहुत जल्द हम लोग और भी MCQs के जो भी सेट हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे। प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, बहुत सारे अच्छे MCQs प्रोवाइड किए गए हैं, सारी NCERT उसमें कवरअप कर ली गई है MCQ बेस्ड, तो उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, आप लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। गुड लक सभी को टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।